Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 11th of August 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is: the nurse is assisting in the assignment of patient admitted with abdominal pain. Why should the nurse ask about medication that the client is taking? किसी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है और आप इस पेशेंट का असेसमेंट कर रहे हैं। एज अ नर्स आप इस पेशेंट से ये क्यों पूछते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन ले रहा है? ऑप्शंस आर: इंटरेक्शन बिटवीन मेडिकेशंस कैन बी आइडेंटिफाइड। कहीं उसे दो मेडिसिन के बीच में कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा जिससे उसे पेट दर्द हो रहा हो, ये पता करने के लिए। ऑप्शन बी: वेरियस मेडिकेशन टेकन बाय माउथ कैन अफेक्ट द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ओरल रूट से ली जाने वाली कई मेडिसिन क्लाइंट के एलिमेंट्री ट्रैक्ट को प्रभावित कर सकती हैं। ऑप्शन सी: दिस विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट द पेशेंट रिगार्डिंग द मेडिकेशन यूज। ये एक मौका है जब हम उसे मेडिसिन किस तरह से यूज करनी है इसके बारे में सिखा सकते हैं। ऑप्शन डी: the type of medication might be attributed to an abdominal pathology not already identified। क्या उसे कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं दी जा रही जिससे उसे कोई एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम डेवलप हो रही हो जो कि आइडेंटिफाई नहीं की जा पाई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऐसी बहुत सारे ग्रुप की मेडिसिन हैं जो कि ओरल रूट से ली जाती हैं और क्लाइंट के एलिमेंट्री ट्रैक्ट को यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसी मेडिसिन गैस जो स्टमक की म्यूकोसा मेडिसिन मेम्ब्रेन होती है उसे इरिटेट कर सकती है जिससे क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकता है। सो इस बारे में हमें पूछना ज़रूरी है कि वो कौन-कौन सी मेडिसिन ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़: आई पैडिंग इज़ एप्लाइड ऑन द पेशेंट टू प्रिवेंट। किसी क्लाइंट की आँखों की पलकों को यानी आईलिड्स को बंद रखने के लिए आई पैडिंग लगाई जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि खुद से अपनी पलकों को बंद नहीं कर सकता, आईलिड्स को क्लोज़ नहीं रख सकता, तो उसमें आई पैडिंग की जाती है ताकि उसकी आंखें बंद रहें। बेसिकली इस आई पैडिंग को लगाने का क्या बड़ा पर्पस है? ऑप्शन ए टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ आईज, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट कॉर्नियल अल्सर्स, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट आई मूवमेंट्स। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर कोई व्यक्ति खुद से आंखों को बंद नहीं रख सकता तो लगातार एयर के कांटेक्ट में आने से आंखों का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है जिसे आप कॉर्निया पार्ट के नाम से जानते हैं, ये कॉर्निया वाला हिस्सा ड्राई हो जाएगा और यहाँ पर फिर अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं। तो आई पल पल आंखों की पलकों को यदि हम बंद रखेंगे तो ये हिस्सा एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, यहाँ नमी बनी बनी रहेगी जिसकी वजह से इसमें अल्सर्स होने की संभावना घट जाएगी। तो कॉर्नियल अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए हम आई पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: ड्यू टू अ हाई सेंसेस it has been necessary for the number of clients to be transferred to other units within the hospital. Which client should be transferred to the postpartum unit? हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हो जाने पर कुछ पेशेंट्स दूसरे यूनिट्स के अंदर, दूसरे वार्ड्स के अंदर शिफ्ट किए जाने हैं। इनमें से किस पेशेंट को आप पोस्टपार्टम यूनिट में शिफ्ट करेंगे? ऑप्शन ए: 66 इयर्स ओल्ड फीमेल विथ गैस्ट्रोएंटराइटिस। एक 66 साल की ओल्ड फीमेल है जिसे गैस्ट्रोएंटराइटिस कंडीशन है। ऑप्शन बी: 40 इयर्स ओल्ड फीमेल विथ हिस्टेरेक्टोमी। 40 साल की फीमेल जिसे
हिस्ट्रेक्टोमी हुआ है। ऑप्शन सी 27 ईयर्स ओल्ड मेल विथ सीवियर डिप्रेशन, 27 साल का व्यक्ति जिसे सीवियर डिप्रेशन है। 28 ईयर्स ओल्ड मेल विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस, 28 साल का व्यक्ति जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। हिस्टेरेक्टोमी शब्द का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। किसी वुमेन के यूट्रस को सर्जरी द्वारा रिमूव करना हिस्टेरेक्टोमी के रूप में जाना जाता है। और हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी के बाद, इस ऑपरेशन के बाद क्लाइंट को वेजाइनल ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। तो अगर आप इस पेशेंट को पोस्टपार्टम यूनिट के अंदर भेज देंगे तो वहां पर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उन्हें इस प्रकार के पेशेंट्स को हैंडल करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उनके पास सारी इक्विपमेंट्स होती हैं। उन्हें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी और नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग और एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग के बीच में काफ़ी अच्छा डिफरेंस पता होता है। तो ऐसे पेशेंट्स की केयर वो अच्छे से कर पाएंगे। तो सेंसेस बढ़ने के बाद, यानी हाई पेशेंट के बाद में, हम इस पेशेंट को दूसरे पोस्टपार्टम यूनिट के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो गैस्ट्रोएंटराइटिस का पेशेंट है, सीवियर डिप्रेशन वाला पेशेंट है, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला पेशेंट है, इसे पोस्टपार्टम यूनिट में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse is teaching a client about the use of anti-embolism stockings. What instruction should the nurse include? एक नर्स अपने पेशेंट को एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स के बारे में टीचिंग दे रही है। इस नर्स के द्वारा अपने पेशेंट को कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन वन, कीप द स्टॉकिंग्स ऑन फॉर 2 आवर्स एंड ऑफ 2 आवर्स। आपको ये स्टॉकिंग्स 2 घंटे पहनने हैं और फिर 2 घंटे इसे उतार देना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है। ऑप्शन टू, wear the stockings only at bedtime when activities lessen। आपको हमेशा एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स जब आप सोने के लिए जाएं, बेड पर हों, तब पहननी है, ताकि वो कम से कम एक्टिविटी के दौरान इस्तेमाल की जाए। ऑप्शन थ्री, पुट द स्टॉकिंग्स ऑन बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। आप मॉर्निंग में जैसे ही बेड से जागने वाले हों, उठने वाले हों, उस समय आपको पहले स्टॉकिंग्स पहननी है और फिर बेड से बाहर निकलना है। ऑप्शन फोर, लीव द स्टॉकिंग्स इन प्लेस अंटिल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडवाइज अदरवाइज। आपको एक बार स्टॉकिंग्स पहनने के बाद लगातार पहन के रखनी है और जब डॉक्टर एडवाइस करे तभी इसे हटाना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री। अगर किसी क्लाइंट को एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स पहननी है तो उसे मॉर्निंग में उठते ही पहन लेना चाहिए और फिर उसे बेड से बाहर आना चाहिए। सुबह नींद से जागते ही उसे एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स पहननी है और फिर अपने बिस्तर से बाहर आना है, बेड से बाहर आना है। ये इसको यूज करने का सबसे सही समय है और सबसे सही तरीका है। आइए अब जान लेते हैं कि ये एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स क्या हैं। एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स ऐसा कोई डिवाइस या इक्विपमेंट जो कि एम्बोलिज्म कंडीशन को रोकता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्लाइंट है और ये उसका पैर है। अब सिंपल शब्दों में अगर आप इसे समझना चाहें तो ये एक प्रकार के सॉक्स हैं, ये एक बड़े मोजे हैं। ठीक है, क्लाइंट जब नींद से उठेगा तो उसे अपने इन मोजों को पहन लेना है, अपने इन मोजों को पहन लेना है। ये मोजे या ये सॉक्स बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं। इनकी टाइटनेस की वजह से क्लाइंट के जो लोअर लेग वाला पार्ट है, इसके ऊपर लगातार दबाव पड़ता है।
क्लाइंट में जब स्टॉकिंग्स पहन लेता है क्लाइंट, तो उसके लोअर लेग पर लगातार कंप्रेशन पड़ता रहता है, दबाव पड़ता रहता है और इस दबाव की वजह से क्लाइंट के लोअर लेग्स के अंदर जो ब्लड है उसकी रुकावट नहीं होती। यहाँ पर लगातार प्रेशर पड़ने से जो ब्लड है वो अपर बॉडी की तरफ लौटता रहता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बनने की संभावना खत्म हो जाती है। तो अगर किसी क्लाइंट को आप एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स पहना रहे हैं, यानी कि टाइट मोजे पहना रहे हैं, टाइट सॉक्स पहना रहे हैं, तो इससे उसके पैरों में बाहर एक एक्सटर्नल प्रेशर पड़ेगा और इस प्रेशर की वजह से जो ब्लड है वो जब बेड से बाहर आएगा, खड़ा होगा, तो जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो इस प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा और पेशेंट के पैर से जो ब्लड है ऊपर की तरफ इजीली मूव कर पाएगा और क्लाइंट के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। तो ये सिंपल शब्दों में एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स होती हैं, जो कि क्लाइंट को सुबह नींद से जागने के बाद पहनने चाहिए, बेड से बाहर निकलने से पहले, ताकि उसके एक्सटर्नल फोर्स पड़े, प्रेशर पड़े और जो ब्लड का फ्लो है अपर बॉडी की तरफ वो मेंटेन रहे, ब्लड की रुकावट ना हो जिससे क्लॉट ना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse is teaching a client with Hodgkin's disease about responses to whole body radiation. Which clinical indicator increase should the nurse include? आप किसी पेशेंट को जिसे हॉटकिंस डिजीज है, होल बॉडी रेडिएशन के बारे में बता रहे हैं। अब इस पेशेंट को इस थेरेपी के बारे में बताते समय आप किस चीज की संभावना के बारे में आप बताएंगे? ऑप्शन ए, ब्लड विस्कोसिटी के बारे में। ऑप्शन टू, ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन के बारे में। ऑप्शन थ्री, रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन के बारे में। ऑप्शन डी, टेंडेंसी ऑफ पैथोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। होल बॉडी रेडिएशन ट्रीटमेंट लेने के दौरान पेशेंट की बॉडी में कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है, ये आपको सेलेक्ट करना है। जब आप अपने पूरे शरीर पर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन थेरेपी डलवाते हैं, रेडिएशन ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इन रेडिएशन की वजह से हमारी जो बोन के अंदर बोन मैरो पाई जाती है, वो सप्रेस हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, होल बॉडी रेडिएशन की वजह से बोन मैरो सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और शरीर में यदि डब्ल्यूबीसी का काउंट नॉर्मली 4 से 11,000 के बीच में होना चाहिए, अगर इससे कम हो जाए तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम इस पेशेंट से कहेंगे कि अगर आप हॉटकिंस डिजीज से सफरिंग हैं, यानी लिम्फेटिक कैंसर से सफरिंग हैं और होल बॉडी रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, तो आपको अपने शरीर में इन्फेक्शन से बचाव रखने का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी में रेडिएशन की वजह से बोन मैरो अपना काम सही नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी की कमी हो रही है और डब्ल्यूबीसी की कमी में आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ गया है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the priority goal for a client with asthma who is being discharged from the hospital? एक अस्थमा का पेशेंट जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा होता है, तो इस पेशेंट को डिस्चार्ज के समय कौन सा प्रायोरिटी गोल कंप्लीट करवाना जरूरी है? ऑप्शंस आर, is able to obtain pulse oximeter readings, ये पेशेंट पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग पढ़ सकता हो। ऑप्शन टू, डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ मीटर डोज इनहेलर, इसे मीटर डोज इनहेलर इस्तेमाल करना आता हो। ऑप्शन थ्री, नोज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफिस आवर्स, ये डॉक्टर के हॉस्पिटल ड्यूटी आवर्स कब कब होते हैं ये पता होना चाहिए उसे। ऑप्शन फोर, कैन आइडेंटिफाई द फूड दैट मे कॉज वीजिंग, उसे ऐसे फूड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो उसमें एलर्जी कॉज कर सकते हैं,
वीजिंग कॉज कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टू। अस्थमा वाले पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने से पहले मीटर डोज इन्हेलर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी दे देंगे उसे, इसके इस्तेमाल को करके दिखाएंगे ताकि उसे आवश्यकता पड़ने पर, अस्थमा का अटैक आने पर, रेस्पिरेशन सीजेशन होने पर तुरंत वो इसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को सेव कर सके। होपफुली अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मीटर डोज इन्हेलर साधारण शब्दों में वो पंप कहा जाता है जिसमें मेडिसिन डालकर सूंघने से क्लाइंट का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो ओपन हो जाता है और क्लाइंट को जो रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफिकल्टी हो रही है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन इज अ सोशल एनिमल हु सेड दिस। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? क्रिस्टो, स्पेंसर, प्लूटो, एरिस्टोटल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, मैन इज अ सोशल एनिमल, ये स्टेटमेंट एरिस्टोटल द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज supervisors have several roles to play. Which of the following is not among the roles a supervisor play? किसी भी एरिया में जो सुपरवाइजर्स होते हैं उन्हें अलग अलग प्रकार के रोल निभाने होते हैं, रोल प्ले करने होते हैं। इनमें से कौन सा रोल या कौन सा एक्ट सुपरवाइजर्स का नहीं है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए कोच टू एम्प्लॉयज, ऑप्शन बी ऑथोरिटेटिव्स, ऑप्शन सी मेंटर टू एम्प्लॉय, ऑप्शन डी इंफॉर्मिंग एम्प्लॉयज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। इनमें से कौन सा काम सुपरवाइजर्स का नहीं है, ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑथोरिटेटिव। किसी भी संस्था के अंदर जो अथॉरिटीज होती हैं, जिनके पास बड़े निर्णय लेने की पावर होती है, हाई पावर होती है, वो उस कंपनी के सीनियर लोग होते हैं, सीनियर अधिकारी लोग होते हैं। सुपरवाइजर्स के पास भी बड़े डिसीजंस को लेने के अथॉरिटी नहीं होती, उन्हें अथॉरिटेटिव रोल प्ले नहीं करना होता। ये अथॉरिटी वाला जो रोल है ये हाई पावर वाले लोगों का, हाई पोजीशन वाले लोगों का काम होता है। इसके अलावा जो सुपरवाइजर है वो अपने एम्प्लॉयज को एज अ कोच लीड कर सकता है, यानी अपने एम्प्लॉयज को सिखा सकता है कि आप इस तरह से काम करें ताकि आपका काम बेहतर होगा। अपने एम्प्लॉइज का वो मेंटर होता है, यानी कि एक तरह से गुरु होता है, टीचर होता है जो उन्हें बताता है कि आपको किस तरह से काम करना है। इसके अलावा जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो अपनी कंपनी के पॉलिसीज को अपने एम्प्लॉइज को बताते हैं, सिखाते हैं कि आपको इन पॉलिसीज का ध्यान रखते हुए अपने काम को पूरा करना है। तो यहाँ पर सुपरवाइजर कोच की तरह, मेंटर की तरह और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग टीचर की तरह काम कर सकता है, लेकिन अथॉरिटेटिव एक्ट उसका नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CABG स्टैंड्स फॉर। CABG का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस आर क्रेनियल आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, सेरिब्रल आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, सेरिबेलम आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। CABG प्रोसीजर के बारे में शॉर्ट में जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये आपका हार्ट है यहाँ पर, और इस हार्ट को ये कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई पहुंचा रही है, लेकिन किसी वजह से
कोरोनरी आर्टरी में एक क्लॉट डेवलप हो जाता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है अब यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है ड्यू टू दिस ऑब्स्ट्रक्शन। अब अगर ब्लड हार्ट तक नहीं पहुँचेगा तो क्लाइंट को हार्ट अटैक आएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमें अगर इसकी लाइफ को सेव करना है तो हमें इमरजेंसी के अंदर एक ऑपरेशन करना होगा। इस ऑपरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, क्लाइंट को एक ऐसी ब्लड वेसल का टुकड़ा काटकर इस कोरोनरी आर्टरी में जोड़ देंगे, जो कि बॉडी के किसी और हिस्से से काट कर लाई गई है। इस हिस्से को हम क्या करेंगे, कोरोनरी आर्टरी में यहाँ से जोड़कर इस जगह से कनेक्ट कर देंगे। जो ब्लड था वो इस रुकावट की वजह से यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा था। ये ब्लड अब इस बाईपास चैनल के थ्रू होता हुआ यहाँ से निकलकर हार्ट तक पहुँच जाएगा और हार्ट ठीक हो जाएगा। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कंडीशन बेहतर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, जो सिंपल सीधा-सा ब्लड वेसल का रूट था, उसमें रुकावट आने के बाद में हमने एक बाईपास बना दिया, यानी कि ब्लड अगर सीधा नहीं जा सकता तो हमने ब्लड को इस तरह से घुमाकर हार्ट तक पहुँचा दिया। तो ये बाईपास का जो चैनल बना है, दूसरी ब्लड वेसल को यहाँ पर जो अटैच किया गया है, यही प्रोसीजर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट के रूप में जानी जाती है। कोरोनरी आर्टरी जो है हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, उसमें रुकावट आने के कारण ब्लड जब हार्ट तक नहीं पहुंच रहा होता है तो हम कोरोनरी आर्टरी के पैरेलल एक और आर्टरी जोड़कर एक नया बाईपास चैनल बना देते हैं, जिससे सप्लाई हार्ट तक पहुंच पाती है। यही प्रोसीजर जो है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient is complaining nausea after having food. It is which type of data? किसी पेशेंट को खाना खाने के बाद नौजिया होता है, उसको जी मचलाता है, वॉमिटिंग लाइक फील होता है, तो ये किस प्रकार का डाटा है? क्या ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल है या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज सब्जेक्टिव डाटा। अगर हमें सब्जेक्ट या पेशेंट खुद बताता है कि उसे क्या फील हो रहा है, वो कैसा महसूस कर रहा है, तो ये चीज़ जो है सब्जेक्टिव डाटा कहलाती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट द्वारा बताई जा रही है, पेशेंट द्वारा बताई जा रही है। ऑब्जेक्टिव डाटा को आप सिंपली ऑब्जर्वेशन से याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी सिम्टम या साइन जिसे कोई हेल्थ केयर पर्सनल यानी कि डॉक्टर, नर्स कोई भी देखकर खुद ऑब्जर्व कर सके, तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा कहलाता है। पेशेंट के शरीर से ब्लड बाहर निकल रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन हम देखकर कर सकते हैं, तो ये एक ऑब्जेक्टिव डाटा है। क्लाइंट को इंजरी हुई है, बोन टूटी है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव डाटा है। इस तरह की जो चीज़ें हैं हम खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ये सभी ऑब्जेक्टिव डाटा हैं, और जिसे हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, जिसे क्लाइंट खुद बताता है, वो चीज़ सब्जेक्टिव डाटा है। जैसे नौज़िया फीलिंग हो गई, क्लाइंट को कितना दर्द हो रहा है, ये सभी चीज़ सब्जेक्टिव डाटा में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, a client with glomerulonephritis is placed on low sodium diet. Which of the following snack is suitable for the client with sodium restriction? आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंडीशन है। अब इस पेशेंट को खाने में कम से कम सोडियम लेने को कहा गया है। अब आप उसे ऐसा कौन सा खाने वाला स्नैक बताएंगे जिसके अंदर कम से कम सोडियम मौजूद हो? ऑप्शंस आर पीनट बटर कुकीज, ग्रिल्ड चीज सैंडविच, कॉटेज चीज एंड फ्रूट्स, फ्रेश पीच। सोडियम सिंपली आप साल्ट से रिलेट कर सकते हैं, यानी जो नमक होता है वो चीज़ आपको कम से कम देनी है, तो इस चीज़ का आंसर देकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पीच, पीच आपने खाया होगा, जिसे लोकल लैंग्वेज में आड़ू कहा जाता है। अगर आप इस फ्रूट को खाते हैं तो इसके अंदर काफ़ी कम मात्रा में सोडियम मिलता है। सो ये स्नैक यहाँ पर क्लाइंट के लिए परफेक्ट रहेगा।
इसके अलावा पीनट बटर कुकीज, ग्रिल्ड चीज, सैंडविच, कॉटेज चीज एंड फ्रूट्स, इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में सॉल्ट मौजूद रहते हैं, सो इन्हें आप अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर ऑर्डर्ड 0.35 mg and the available drug is 0.25 mg per ml. What is the amount drug should be given? डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर लिखा कि इस पेशेंट को 0.35 mg ड्रग दीजिए, लेकिन आपके पास हॉस्पिटल में जो ड्रग की मात्रा मौजूद है वो है 0.25 mg पर ml। यानी आप अगर 1 ml ड्रग इंजेक्शन में लोड करके क्लाइंट को देते हैं तो उससे उसकी बॉडी में 0.25 mg अमाउंट पहुंचता है ड्रग का। तो अब आप बताएं कि कितना ml ड्रग आप इस पेशेंट को देंगे कि उसकी बॉडी में 0.35 mg की डोज पहुंच जाए। जब भी आपको दी गई मात्रा की डोज कैलकुलेट करनी होती है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कितना ड्रग का अमाउंट आपके पास है उसे लिखना पड़ता है। जैसे कि आपके पास जो ड्रग डोज अवेलेबल है वो है 0.25 mg पर ml और आपको कितना चाहिए, 0.35 mg चाहिए। अब कितने में है, 1 ml में है ये चीज। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं बिकॉज दोनों दो के बाद में है, दो के पहले हैं सॉरी। और इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे 571.4 1.4 ml आएगा इसका आंसर। यानी आप क्लाइंट को अगर इस वाइल से 1.5 ml ड्रग निकाल कर लगा दें तो उसकी बॉडी में 0.35 mg की डोज पहुंच जाएगी। बेसिकली आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, जो चीज हमारे पास है उसे पहले लिखेंगे नीचे। और हमें क्या चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, हमें ऊंचाइयों को छूना है। तो जो चीज हमें चाहिए उसे हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो जो हमारे पास है वो तो बिल्कुल पास लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और हमें कहाँ पहुंचना है, ऊंचाइयों पर। तो वो अमाउंट हमेशा ऊपर लिखा जाएगा और ड्रग डोज जितने उसमें दी गई है ml में उसे यहाँ लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 0.25 mg पर ml, तो इस तरह से इसे मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएंगे। सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन है और इजी एक नंबर है, और नॉर्सेट के अंदर इस तरह के एक ना एक क्वेश्चन को जरूर देखा जाता है। So prepare these concepts well. Next question is, a child is diagnosed with bacterial conjunctivitis. A nurse educate the mother to do all except। किसी बच्चे को बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कंडीशन हुई है। अब इस मदर को आप क्या एजुकेट करेंगे कि वो सभी काम कर सकती है इस एक काम को छोड़कर। ऑप्शन ए, वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली। Option B, clean eyes as prescribed. Option C, share towel and wash clothes. Option D, give eye drops as prescribed. This question is very important for upcoming AIMS NORCET exam. अगर आप न्यूज़ के कांटेक्ट में रहते हैं तो आपने अभी सुना होगा आई फ्लू चल रहा है। आई फ्लू के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारी आई की जो कंजक्टिवा वाला पार्ट होता है, यानी आंख के अंदर जो सफेद वाला हिस्सा है, व्हाइटिश पार्ट है, इसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें इसके अंदर आइस का रेडनेस हो जाना, इसका इन्फ्लाम हो जाना, इन्फ्लेमेशन का आ जाना, और क्लाइंट को पेन, डिस्कम्फर्ट, रनिंग आइज जैसी कंडीशन रहती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो कंजक्टिवाइटिस कंडीशन हुई है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुई है। लेकिन जब एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उमस ज़्यादा होती है बरसात के बाद, आफ्टर रेनी सीजन, व्हेन द ह्यूमिडिटी इंक्रीज, इन दैट सीजन दिस आई फ्लू कंडीशन अकर्स। तो अभी ये मौसम उमस वाला है, ह्यूमिडिटी वाला है, तो ये डिजीज कंडीशन बहुत ज़्यादा फैल रही है। और ऐसे कंडीशन के अंदर हम किसी पेशेंट की केयर करने वाले पर्सन को कहते हैं कि आप बार बार अपने हाथों को धोइए
और जैसे पेशेंट की आंखों को साफ करना बताया गया है उसी तरह से आप उसे साफ करें। साथ ही साथ जो मेडिसिन आपको आंखों में डालने के लिए दी गई हैं, जो आई ड्रॉप इंस्टिल करने के लिए दी गई हैं, उसे रेगुलरली यूज करें। लेकिन आप इस पेशेंट के केयर गिवर को कहेंगे कि पेशेंट का जो टॉवल है जिससे वो अपना मुंह साफ करता है, आईज को क्लीन करता है, उसे आप टच ना करें, ना ही इस पर्सन के क्लोथ्स को आप क्लीन करें। तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्लाइंट को देना है कि वो पेशेंट के टॉवल और उसके कपड़ों को ना छुए, उन्हें वॉश ना करे, अपना टॉवल सेपरेट रखे। ये सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्थ क्रेनियल नर्व? इनमें से फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है? एब्ड्यूसेंस, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, फेशियल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रॉक्लियर। आइए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सभी क्रेनियल नर्व्स के बारे में। सबसे पहली जो क्रेनियल नर्व है उसे हम ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं, क्रेनियल नर्व नंबर वन। क्रेनियल नर्व नंबर टू आती है आपकी ऑप्टिक नर्व। थर्ड नंबर पर है ऑक्यूलोमोटार। फोर्थ है ट्रॉक्लियर। फिफ्थ है ट्राइजेमिनल। सिक्स्थ है एब्ड्यूसेंस। सेवेंथ है फेशियल। एट्थ है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। नाइन्थ है ग्लॉसोफेरेंजियल। टेंथ है वेगस। इलेवेंथ है एक्सेसरी और ट्वेल्थ है हाइपोग्लॉसल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client has experienced an adverse reaction to a blood transfusion manifested by the development of pruritic rash and urticaria. What treatment should the nurse anticipate will be ordered for the client? किसी पेशेंट को आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अचानक एडवर्स रिएक्शन डेवलप हो जाती है और क्लाइंट में रैशेस बन जाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, अर्टिकेरिया जैसी कंडीशन होने लगती है। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट आप एज अ नर्स अनुमान लगाएंगे कि डॉक्टर द्वारा लिखा जाएगा? ऑप्शन ए है डाइफिनेहाइड्रेमाइन। ऑप्शन बी है एसिटामिनोफेन। ऑप्शन सी है हाइड्रोकॉर्टिसोन। ऑप्शन डी है एस्प्रिन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद अगर रिएक्शन डेवलप होती है तो वहां पर हम डाइफेनेहाइड्रेमाइन ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये जो फिनेहाइड्रेमाइन ड्रग है, ये एंटी हिस्टामिन ड्रग है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि किसी क्लाइंट को कॉमन कोल्ड हो गया तो वहाँ पर रनिंग नोज है, कफ है, एलर्जिक सिम्टम्स हैं, अर्टिकेरिया है, तो इन सभी के ट्रीटमेंट में हम इस एंटी हिस्टामिनिक ड्रग डाइफिनेहाइड्रामिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड टॉक्सिसिटी अफेक्ट्स विच क्रेनियल नर्व? अगर किसी क्लाइंट को एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसकी कौन सी क्रेनियल नर्व प्रभावित होगी? ऑप्शंस आर क्रेनियल नर्व नंबर 4, 6, 7, 8। थोड़ा हिंट दिया जाए। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड को हम एस्प्रिन के नाम से जानते हैं। इसे हम एस्प्रिन ड्रग के नाम से जानते हैं। इस ड्रग को लेने के कारण आपको क्रेनियल नर्व नंबर 8 की टॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी कि क्रेनियल नर्व नंबर 8 की प्रॉब्लम हो सकती है। क्रेनियल नर्व नंबर 8 को आप वेस्ट्यूबो कोक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं आप इसे? वेस्टिब्यूलो
कॉक्लियर नर्व, या फिर आप इसे सिंपली ऑडिटरी नर्व भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड ड्रग लेते हैं यानी कि एस्पिरिन ड्रग लेते हैं, तो इससे आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 8 है यानी कि जो वेस्टिबो कोक्लियर नर्व है वो प्रभावित हो सकती है, उसके अंदर डैमेज हो सकता है। और इस डैमेज के होने पर शुरुआती लक्षणों के रूप में आपको टिनिटस जैसी फाइंडिंग देखने को मिल सकती है। टिनिटस का मतलब होता है रिंगिंग सेंसेशन इनटू द एयर, ईयर यानी कि आपको कान कान से घंटी जैसी आवाजें सुनाई देंगी, कान में ऐसा लगेगा जैसे किसी ने रिंग कर दिया है, घंटी बजा दी है। तो रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर्स नोन एज tinnitus and it is occurred due to the damage of cranial nerve number 8 and it is by the taking of medicine aspirin. Aspirin is also known as acetyl salicylic acid. एस्पिरिन ड्रग लेने वाले पेशेंट ब्लीडिंग प्रिकॉशंस पर भी रहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि एस्पिरिन ड्रग जो है वो आपकी प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन फंक्शन को रोक देती है, यानी क्लॉट बनाने की क्षमता को रोक देती है। इस वजह से एस्पिरिन लेने के बाद क्लाइंट के अंदर ब्लीडिंग या इंटरनल ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है। कभी भी एंटीकोगुलेंट ड्रग ले रहे पेशेंट को एस्पिरिन प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज all are the types of hemolytic anemia except, आपको इनमें से हीमोलाइटिक एनीमिया का टाइप कौन सा नहीं है उसे सेलेक्ट करना है। G6PD डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया, स्पाइरोसिस, सिकल सेल एनीमिया। हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब होता है कि ऐसा कोई एनीमिया का प्रकार जिसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन होता हो। आरबीसी अपना लाइफ स्पान जो कि 120 दिनों का होता है, उसे पूरा करने से पहले ही यदि डिस्ट्रॉयड हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो ये चीज हीमोलाइटिक एनीमिया के रूप में जाना जाता है। आरबीसी का समय से पहले ही टूट जाना, खराब हो जाना, खत्म हो जाना, ये चीज हीमोलाइसिस कहलाती है। और आरबीसी के टूटने की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ये चीज एनीमिया कहलाता है। तो यहाँ पर आपका जो G6PD डेफिशिएंसी है, ये भी हीमोलाइटिक एनीमिया का टाइप है। थैलेसीमिया में भी आरबीसीज प्रभावित होती हैं और सिकल सेल में आरबीसीज का सिकल शेप होने के कारण आरबीसी ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाती। तो ये तीनों तो हैं हीमोलाइटिक एनीमिया के टाइप। जबकि स्पाइरोसिस जो कंडीशन है जिसे आप लेप्टोस्पाइरोसिस के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिएगा लेप्टोस्पाइरोसिस। ये लेप्टोस्पाइरा नाम के बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कंडीशन है। इस डिजीज कंडीशन के होने पर क्लाइंट को बहुत ज़्यादा सीवियर जॉइंट पेन, मसल पेन, हेडेक आदि कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर स्पाइरोसिस जो कंडीशन है उसमें आरबीसी प्रभावित नहीं होती। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि लेप्टोस्पाइरा नाम के बैक्टीरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what could be a factor that hinders the smooth running of team process? किसी टीम प्रोसेस का स्मूथ रनिंग रुकावट में किस वजह से बदल सकता है? यानी कंपनी के अंदर कोई टीम काम कर रही है, कुछ लोगों का समूह काम कर रहा है, वो अपने काम को बहुत ही आसानी से पूरा कर रहे हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा पॉइंट आने पर उनका ये जो काम है रुक सकता है? ऑप्शन ए, एन इफेक्टिव टीम लीडर, अगर उनके पास एक इफेक्टिव टीम लीडर है तो। ऑप्शन बी, टीम मेंबर हैविंग प्रॉब्लम, टीम मेंबर को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। ऑप्शन सी, ऑब्जेक्टिव दैट आर इजीली अचीवेबल, अगर आसान ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हों, आसान गोल सेलेक्ट किए हों। ऑप्शन डी, एवरीवन बीइंग फोकस्ड ऑन द प्रोजेक्ट,
सभी लोग अपने प्रोजेक्ट पर सीरियसली फोकस्ड रूप से काम कर रहे हों। यस, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर किसी टीम मेंबर को किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो जो टीम प्रोसेस है वो रुक सकता है। इसके अलावा इफेक्टिव टीम लीडर अच्छे से टीम को गाइड करेगा तो काम अच्छा चलेगा। अगर सभी अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने टारगेट को फोकस रूप से टारगेट करके काम करते हैं तो डेफिनेटली काम अच्छा होगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप इज लीस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व। अगर कोई इफेक्टिव लीडरशिप करना चाहता है, प्रभावी नेता बनना चाहता है, तो उसे कौन से सिद्धांत को ज्यादा फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, वो लीस्ट इन्वॉल्व करता है। ऑप्शन ए, अ ग्रुप ऑफ कमांडमेंट बाय वन लीडर। ऑप्शन बी, वन ग्रुप शुड ऑलवेज हैव एन ऑब्जेक्टिव। Option C, accountability is delegated to members of the team. Option D, patients first policy is applied. Option C is absolutely correct. लीडरशिप के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों को दे देना, अपनी अकाउंटेबिलिटी दूसरों को डेलीगेट कर देना, ये लीस्ट लाइकली इन्वॉल्व करने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ब्लड इज। ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है ये आपको बताना है। 7.35 टू 7.45, 7.25 टू 7.35, 7.45 टू 7.55, 7.15 टू 7.25। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्लड का जो पीएच होता है 7.35 से 7.45 के बीच में होता है, यानी आप कह सकते हैं इट इज स्लाइटली एल्केलाइन इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when resuming activities that requires physical exertion, a patient who has had a myocardial infarction should be advised to take nitroglycerin। किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ था, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ था और उसने हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाया और अब वो वापस काम पर जा रहा है। अब इस पेशेंट को ऐसा कोई काम करना है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन करना होगा, यानी कि उसे बहुत ही मेहनत वाला काम करना है, जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो ऐसे किसी काम को करने से पहले या उसके दौरान या उसके बाद में कब क्लाइंट को नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग ले लेनी चाहिए। हार्ट अटैक वाले पेशेंट को फिजिकल एक्सर्शन वाले काम को करने के समय किस समय नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट लेना चाहिए। ऑप्शन ए, व्हेन एनी चेस्ट पेन डेवलप्स। पेशेंट को जैसे ही चेस्ट पेन डेवलप हो जाए हाई एक्टिविटी करने के दौरान, तब उसे नाइट्रोग्लिसरीन लेनी चाहिए। ऑप्शन बी, एज सुन एज एनी प्रेशर और डिस्कम्फर्ट फेल। हाई फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जैसे ही क्लाइंट को थोड़ा बहुत भी डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो उसे तुरंत ये ड्रग ले लेनी चाहिए। ऑप्शन थ्री, बिफोर एंगेजिंग इन एक्टिविटीज नोन टू इन्वॉल्व एक्सर्शन। उसे अगर पता है कि वो अब कुछ ऐसा काम करने जा रहा है जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, उसे मेहनत करना पड़ेगा, पसीना निकलेगा, तो उसे इस काम को शुरू करने से पहले ही नाइट्रोग्लिसरीन ले लेना चाहिए। ऑप्शन डी, इफ द पेन डज नॉट गो अवे विथ रेस्ट। हाई एक्टिविटी के दौरान, फिजिकल एक्सर्शन वाले वर्क के दौरान जब क्लाइंट को चेस्ट पेन डेवलप हो जाए, वो रेस्ट करे, लेकिन रेस्ट के बाद भी पेन ठीक नहीं हो रहा हो, तब उसे नाइट्रोग्लिसरीन लेनी चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग जो है ये बेसिकली एक पोटेंट वैसोडाइलेटर ड्रग है, यानी कि हार्ट अटैक के दौरान हमारे जो हार्ट तक ब्लड वेसल्स ब्लड लेकर जाती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ताकि इसकी वजह से ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप नाइट्रोग्लिसरीन ले लेते हैं तो ये ब्लड वेसल बहुत ही ज़्यादा डायलेट हो जाती है, जिससे कि सारा ब्लड तुरंत तेजी से हार्ट की तरफ पहुंचने लगता है और क्लाइंट को हो रहा चेस्ट पेन ठीक हो जाता है।
अब इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। अगर आपको पता है कि आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो इससे आपके हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले ही आप नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग ले लें, ताकि आपकी ब्लड वेसल्स जो हार्ट तक ब्लड लेकर जाने वाली हैं, वो डायलेट हो जाएँ और हार्ट तक ब्लड की सप्लाई ज़्यादा तेज पहुँचने लगे और आपको जो है हार्ट अटैक का एपिसोड रिपीट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nurse inspects a 2-day-old intravenous site and identifies erythema, warmth, mild edema. The client reports tenderness when the area is palpated. What should the nurse do first? सबसे पहले आप क्या करेंगे? दिस इज द प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन। आपने किसी पेशेंट में 2 दिन पहले आईवी लाइन लगाई थी, कैन्युला लगाया था। अब जिस जगह पर आपने कैन्युला लगाया था, वहाँ की स्किन देखने में लाल दिखाई दे रही है, यानी वहाँ पर एरिथ्मा डेवलप हो गया है। इसके अलावा आप कैन्युला की साइट को टच करते हैं, तो वो हिस्सा आसपास की स्किन की तुलना में ज़्यादा गर्म महसूस होता है, यानी कि वार्म्थ फील होता है। और जब आप उसे गौर से देखते हैं तो वहाँ पर हल्की सूजन भी मौजूद है, यानी वहाँ पर एडिमा मौजूद है। अब इस जगह को जब आप पाल्पेट करते हैं, यानी टच करके दबा कर देखते हैं, तो क्लाइंट को टेंडरनेस फील होता है, यानी छूने पर उसे वहाँ दर्द महसूस होता है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहला एज अ नर्स आप कौन सा एक्शन लेंगे? देखिएगा, 2 दिन पहले आपने कैन्युला लगाया था, वो हिस्सा एकदम लाल है, टच करने पर वार्म है, एडिमा मौजूद है और पेन भी है। अब क्या करेंगे आप? ऑप्शन 1 इरिगेट द आईवी ट्यूबिंग, आप उसे फ्लश आउट करेंगे, इरिगेट करेंगे। ऑप्शन 2 डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन, आप जो ड्रिप लगी है उसे हटा देंगे। ऑप्शन 3 स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, हम इन्फ्यूजन की रेट को स्लो कर देंगे। ऑप्शन 4 ऑब्टेन अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर एन एनाल्जेसिक्स, हम दर्द की दवा का एक ऑर्डर लिखवाएंगे। अगर किसी आईवी साइट के ऊपर रेडनेस, वार्मथ, एडिमा, पेन, ये सब चीज़ें मौजूद है ना, तो उस पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंडीशन हो गई है। क्या हो गया उसे? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बेसिकली वेन्स की इन्फ्लेमेशन होती है। जब कैन्युला आप इंसर्ट करते हैं, तो ये कैन्युला क्या होता है कि वेन को बार-बार टच करता है, जिससे वेन्स के अंदर इरिटेशन हो जाती है और इरिटेशन की वजह से यहाँ पर रेडनेस, पेन, वार्मथ, इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। यही चीज़ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है और इसके होने पर सबसे पहले आप इन्फ्यूजन को डिसकंटिन्यू करेंगे। अगर आपने आईवी ट्यूबिंग को फ्लश करने की कोशिश की या फिर रेट को स्लो करने की कोशिश की, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि फ्लश करने से सिचुएशन और बिगड़ सकती है और ज़्यादा आपको यहाँ पर क्लाइंट में इरिटेशन देखने को मिल सकती है। और पेन मेडिसिन लेना, लिखवाना, ये इस चीज़ का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंडीशन के आइडेंटिफाई होते ही हमें उस कैन्युला को वहाँ से रिमूव करना है, बिकॉज़ उसके थ्रू अब मेडिसिन डिलीवर करवा पाना संभव नहीं है, बिकॉज़ डिस्कम्फर्ट ऑफ द पेशेंट। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की एम्स नॉरसेट रिलेटेड एमसीक्यू क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। Thank you so much once again. Best of luck.